Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. 24 सितंबर साल 2015 शाम का वक्त था। मक्का में तीर्थयात्री हज कर रहे थे। कुछ तीर्थयात्री तवाफ करने माने काबे का गोल चक्कर लगाने के लिए आ रहे थे, तो कुछ तवाफ करके अपने होटलों की तरफ वापस जा रहे थे। तभी अचानक से भगदड़ मच गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, वो खौफ में बेसुध होकर भागे जा रहे थे। अपने आप को बचाने के चक्कर में लोग एक दूसरे को रौंदते हुए निकल रहे थे। हर तरफ चीखें सुनाई दे रही थीं। भगदड़ शांत होने के बाद लाशों की गिनती शुरू हुई। मौत का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका था। इनमें 400 से अधिक ईरान के नागरिक थे। जब ये बात मीडिया में पहुंची तो पूरी दुनिया से शोक संदेश आए। ईरान अपने 400 नागरिकों की मौत से बहुत नाराज हुआ। उसने सऊदी पर इन लोगों की हत्या का आरोप लगा दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने सऊदी अरब को हार्टलेस मर्डरर्स कहकर बुलाया। नतीजा ये हुआ कि ईरान ने अपने नागरिकों को हज में भेजने से मनाही कर दी। वैसे ही ईरान सऊदी के बीच रिश्ते तल्ख थे। इस घटना ने दोनों की दूरियां और बढ़ा दी। साल 2018 में अमेरिका ने खुद को ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकाल लिया। तब सऊदी अरब ने खुशी जाहिर की और उसी साल ईरान ने भी कहा कि सऊदी जमाल खशोगी की हत्या बिना अमेरिका के सपोर्ट के नहीं कर पाता। साफ जाहिर था दोनों एक दूसरे की नाकामी पर खुश हो रहे थे। अब एक दूसरे की नाकामी पर खुश होने वाले दोनों देश एक हो गए हैं। दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती करवाई है चीन ने। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 6 अप्रैल को बीजिंग में मुलाकात की है। मीटिंग में दूतावासों को फिर से खोलने, राजदूतों की नियुक्ति और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सऊदी अरब दौरे पर चर्चा हुई। तो आज के शो में हम जानेंगे ईरान सऊदी के रिश्तों का इतिहास क्या रहा है, चीन को दोनों देशों की दोस्ती करवाकर हासिल क्या हुआ और क्या ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। आज हम सऊदी अरब और ईरान पर बात करेंगे। पहले बात इतिहास की, पर उससे भी पहले एक बार छोटी सी भूगोल की क्लास, ताकि आपको दोनों देशों की स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा। इसमें लाल घेरे वाला देश सऊदी अरब है। उसके दाहिनी ओर ओमान और कुछ ऊपर की तरफ ईरान नजर आ रहा होगा। सड़क के रास्ते ईरान और सऊदी के बीच की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर है। सऊदी की आबादी लगभग 3.6 करोड़, ईरान की आबादी लगभग 8.5 करोड़। अब बात इतिहास की। साल 1941 से लेकर 1979 तक ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह पश्चिमी देशों के तौर तरीकों से बड़े प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने ईरान में बहुत सारे बदलावों की शुरुआत की। लेकिन शाह एक तानाशाह भी थे और उन्होंने इन बदलावों के लिए कोई कंसेंसस बिल्ड करने की जहमत नहीं उठाई। खासतौर पर धार्मिक नेता उनके खिलाफ होने लगे। शाह ने विरोध से निपटने के लिए ईरानी कल्चर को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाई, ऐसी नीतियां जिनमें धर्म का प्रभाव कम हो। इस्लाम की भूमिका को कम होते देख ईरान के धार्मिक नेता और चिढ़ गए। उन्होंने शाह को अमेरिका का पिट्ठू कहना शुरू कर दिया। ऐसे नेताओं में सबसे आगे थे रूहुल्लाह खुमैनी। वो शाह के सुधारों का पुरजोर विरोध कर रहे थे। इसी के चलते उन्हें गिरफ्तार कर उनका देश निकाला कर दिया गया। ईरान में आंदोलन की सरगर्मियां बढ़ी, असंतोष पैदा हुआ। सरकारी प्रेस खुमैनी के खिलाफ बातें छापने लगा, लेकिन खुमैनी की फैन फॉलोइंग ईरान में काफ़ी बढ़ चुकी थी। प्रेस में छपी बातों से नाराज़ होकर जनता सड़कों पर निकल पड़ी। साल 1978 में दिसंबर के महीने में तकरीबन 20 लाख लोग शाहयाद चौक में जमा हुए, जिसका नाम बदलकर अब आज़ादी चौक रख दिया गया है। ये 20 लाख लोग खुमैनी के समर्थन में थे और शाह के खिलाफ। इसके पहले भी शाह के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट होते थे, पर पुलिस या दमन में उन्हें दबा दिया जाता था। पर इस बार सेना ने कोई कार्रवाई करने से ही इनकार कर दिया। जनवरी 1979 को प्रधानमंत्री डॉक्टर शापोर बख्तियार की मांग पर शाह और उनकी पत्नी ईरान छोड़कर चले गए। पीएम बख्तियार ने सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया और खुमैनी की ईरान में वापसी हुई। बख्तियार देश में चुनाव कराने के मूड में थे, पर जनता का समर्थन देख खुमैनी ने उनकी बात को रद्द कर दिया और खुद ही एक अंतरिम सरकार का गठन कर लिया। उन्होंने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया और खुद बन गए अयातुल्लाह। जी, अयातुल्लाह एक व्यक्ति का नहीं, एक पद का नाम है। इस पद पर बैठा व्यक्ति ईरान का सुप्रीम लीडर होता है।
अयतुल्लाह खुमैनी ने कहा कि सरकार को पूरी तरह इस्लाम के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने रिवॉल्यूशन एक्सपोर्ट की बात कही, मतलब कि इस्लामिक क्रांति ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, आस पड़ोस के देशों में भी फैलेगी। इस बात से पूरे मिडिल ईस्ट में सरकारों के कान खड़े हो गए, क्योंकि पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है, ज़्यादातर देशों का स्टेट रिलीजन भी इस्लाम है। लेकिन खुमैनी जिस क्रांति की बात कर रहे थे उसके हिसाब से हर देश में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत थी। बदलाव माने नए मूल्य, नई सरकार और नए शासक। तो सबको डर लगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हुई सऊदी अरब के सामने। तुर्कों का प्रभाव कम होने के बाद से सऊदी अरब को इस्लामिक जगत का नेता माना जाता था। मिडिल ईस्ट में तो उसकी खूब चलती थी, पर अब मार्केट में इस्लाम का नया ब्रांड एम्बेसडर आ गया था, ईरान। इस्लामिक क्रांति के ठीक 1 साल बाद ईरान और इराक की जंग छिड़ गई। आरोप लगे कि ईरान युद्ध में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है। कई मुल्कों ने इस पर आपत्ति जताई, उनमें सऊदी अरब भी शामिल था। इसके साथ ही सऊदी ने इराक का साथ दिया। साल 1987 में ईरान के कुछ नागरिक हज करने मक्का गए। वहाँ कुछ लोगों की सऊदी की सुरक्षा बलों से भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में करीब 400 लोग मारे गए। इनमें से आधे से ज़्यादा ईरान के नागरिक थे। ईरान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस कत्लेआम के बाद तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी दूतावास पर कब्जा कर लिया और कुवैत के दूतावास में आग लगा दी। इसी मुठभेड़ में सऊदी का एक राजनयिक खिड़की से गिर जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। सऊदी कहता है कि ईरान ने उसे अस्पताल ले जाने में देर की। साल 1988 में किंग फहद ईरान के साथ संबंध तोड़ लेते हैं, लेकिन ये तल्ख रिश्ते 21वीं सदी की शुरुआत से कुछ बेहतर होने लगे। सऊदी किंग फहद ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी को 2001 में उनकी चुनावी जीत पर बधाई देते हैं। बधाई के साथ वो उनकी सुधारवादी नीतियों की तारीफ भी करते हैं। खातमी भी दिल का बैर मिटाकर सऊदी अरब के दौरे पर जाते हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार कोई ईरानी नेता सऊदी जा रहा था। अप्रैल 2001 में दोनों देशों के बीच एक सुरक्षा समझौता साइन होता है और फिर एंट्री होती है अमेरिका की। साल 2003 में अमेरिका सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए इराक पर हमला कर देता है। इसमें देश के शियाओं का पॉलिटिकल पावर बढ़ता है। परोक्ष रूप से ईरान के हाथ मजबूत होते हैं। 2 साल बाद माने 2005 में लेबनान के पीएम रहे रफीक अल हरीरी की हत्या हो जाती है और इल्ज़ाम लगा हिजबुल्लाह पर। दुनियादारी के नियमित दर्शक तो जानते ही हैं कि हिजबुल्लाह ईरान का एक प्रॉक्सी गुट है, इसीलिए सब ईरान की ओर देखने लगे। सबसे ज़्यादा नाराज़ था सऊदी अरब, क्योंकि वो हरीरी को अपना दोस्त मानता था। साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई होती है। सऊदी को लगा कि हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करके ईरान पूरे खित्ते में अपना दबदबा बनाना चाहता है। इससे दोनों के रिश्तों में और ठंडक आई। फिर साल 2011 के अरब स्प्रिंग के दौरान बहरीन में शाही परिवार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि ईरान लोगों को भड़का रहा है, वो सेना भेजकर तख्ता पलट कराना चाहता है। ईरान ने इस आरोप का खंडन कर दिया। 2011 में ही सीरिया में युद्ध शुरू हुआ। वहाँ ईरान ने बशर अल असद को समर्थन दिया। सऊदी अरब ने पहले विद्रोही गुटों की मदद की, फिर वो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का सहयोगी बन गया। 2015 में यमन में सिविल वॉर हुआ। हूती विद्रोहियों ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। तब सऊदी अरब ने यमन सरकार का साथ दिया और ईरान ने हूती विद्रोहियों का। ईरान तब से हूतियों को हथियार मुहैया करा रहा है और हूती विद्रोही आए दिन सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर हमले करते रहते हैं। इसका मतलब पूरा मिडिल ईस्ट सऊदी और ईरान के बीच कबड्डी का मैदान बन गया था। फिर सितंबर 2015 में मक्का में हज के दौरान भगदड़ मची। इसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। इनमें लगभग 400 ईरानी नागरिक थे। ईरान ने सऊदी सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। 2016 में सऊदी अरब ने शिया नेता निम्र अल निम्र को मौत की सज़ा दी। इसका असर ईरान की राजधानी तेहरान में महसूस हुआ। वहाँ प्रदर्शनकारियों ने सऊदी दूतावास पर हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सऊदी अरब को धमकी दी। नाराज सऊदी अरब ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया और सऊदी अरब में मौजूद ईरानी राजनयिकों को 48 घंटों में बाहर निकलने के लिए कह दिया। 2018 में अमेरिका ने खुद को ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकाल लिया। सऊदी अरब ने खुशी जाहिर की। 2020 में बगदाद में ईरान के मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी पर ड्रोन से हमला हुआ। अमेरिका के इस हमले में सुलेमानी मारे गए। इससे ईरान बेहद नाराज हुआ था। उस समय भी सऊदी अरब ने सुलेमानी की हत्या पर खुशी जताई थी, लेकिन इसके बाद तनाव कुछ कम हुआ। जब अप्रैल 2021 में दोनों देशों ने बगदाद में बातचीत शुरू की,
2022 में इराक और ओमान में दोनों देशों के बीच 5 राउंड्स की बातचीत हुई। फिर दिसंबर 2022 में शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा किया। फरवरी 2023 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी चीन पहुंचे। मार्च में ईरान और सऊदी अरब के प्रतिनिधि बीजिंग में मिले। 10 मार्च को उन्होंने ऐलान किया कि वे राजनयिक संबंध बहाल करने वाले हैं। फिर 6 अप्रैल को सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने चीन के बीजिंग में मुलाकात की। इस मीटिंग में दूतावासों को फिर से खोलने, राजदूतों की नियुक्ति और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सऊदी अरब दौरे पर चर्चा की गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट में भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे ईरान और सऊदी अरब आपसी संबंधों को और मजबूत करेंगे। मार्च के आखिर में मीडिया में खबरें चली थीं कि जिनपिंग ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की थी। सऊदी और ईरान के बीच समझौते को चीन की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि चीन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहता है। ऐसे में वो खुद एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। इस डील में चीन की पंच के रूप में भूमिका निभाने के क्या मायने हैं, हमने जाना एक्सपर्ट से, आप भी सुनिए। ईरान और सऊदी अरब के बीच 6 अप्रैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील हुई है। उसके वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर खास मायने हैं और एक तरह से दोनों विरोधियों को एक साथ लाने में चीन की भूमिका अहम रही है और जाहिर है कि इससे तीनों पक्षों को लाभ मिलेगा। यह समझौता होने से चीन को प्रत्यक्ष तौर पर आर्थिक लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। जिस तरह से हम जानते हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, उसके जो है प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे और शुरू होंगे, इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। और एक और चीज़ हमको जो ध्यान में देनी होगी कि चीन की मध्य पूर्व के देशों पर जो तेल की निर्भरता है, उसमें भी अगर संघर्ष होता है या तनाव होता है तो उसमें अड़चन आती है, बाधा पैदा होती है। तो जाहिर है कि यह समझौता होने से चीन के जो रास्ते में जो रुकावट है वो कुछ हद तक हटेगी और चीन को लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही हम आगे अगर देखते हैं तो यह तीनों पक्षों के लिए बहुत ही लाभ वाली बात है। सऊदी अरब के जिस तरह से ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ रिश्ते पहले की तरह नहीं हैं और ईरान के रिश्ते तो हम जानते ही हैं कि अमेरिका से कड़वाहट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ईरान और सऊदी अरब दोनों जो हैं वो चीन के साथ एक तरह से समझौता उनके सामने करने में ज़्यादा उनको सहजता महसूस हुई है बनस्पत कि अमेरिका के साथ अगर अमेरिका के सामने सम्मुख अगर उनका समझौता होता। तो एक हम यह समझ सकते हैं कि आज के दौर में सऊदी अरब को इससे बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका और पश्चिम के जो देश हैं उनसे हटकर भी अपने रिश्तों का दायरा बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे में चीन उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार नज़र आता है, जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में और आर्थिक तौर पर अमेरिका को पछाड़ने वाला है। ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञ कहते हैं 21वीं सदी में ऐसा हो सकता है। तो सऊदी अरब ने बहुत दूर की सोची है और अपने आर्थिक हित तो हैं ही उसके, और राजनीतिक हितों को लेकर भी सऊदी अरब बहुत सजग है। और चीन की बात है कि चीन एक तौर पर इस डील के ज़रिए जो चीन ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, वो संदेश देना चाहता है कि वह शांति का प्रवर्तक है और शांति की बात करता है, क्योंकि अमेरिका के विकल्प के तौर पर वो खुद को पेश करना चाहता है। क्योंकि चीन का कहना है कि एक तौर पर अमेरिका जो है युद्ध और संघर्ष चलवाता है, हम तो शांति कायम करना जानते हैं और हम एक तौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन जो है अमेरिका के विकल्प के तौर पर देखना चाहता है खुद को। और जिस तरह से चीनी विदेश मंत्रालय का जो बयान है वो भी आया, उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय देश हैं वो खुद के विकास और अपना जो शांति का निर्माण करने में सक्षम हैं। तो समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए एक तरह से ये आईना दिखाने की कोशिश की गई है और एक तरह से चीन ने जिस तरह से ये बहुत ही बड़ी डील को ब्रेक किया है तो अमेरिका के लिए एक झटका है। हालांकि अमेरिका की ओर से बयान आया है कि उनको इस बात की जानकारी थी और उनको इसका पूरा एहसास था, लेकिन उसके बावजूद भी जो विशेषज्ञ हैं वो तो ज़रूर चीन के लिए एक बड़ी सफलता की बात है और ईरान और सऊदी अरब को तो लाभ इससे होने ही वाला है। अमेरिका के लिए इस डील के क्या मायने हैं? क्या इससे मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव कम होगा? अमेरिका इस वक्त एक डिक्लाइन से गुजर रहा है। डिक्लाइन का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजिकल डिक्लाइन नहीं है, बल्कि एक लीडरशिप के डिक्लाइन से गुजर रहा है। अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स भी ऐसी हो गई है कि वो रेडी नहीं है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए कोई बड़ा लीडिंग रोल प्ले करें। वो
इस वक्त तो बिल्कुल रियलिटी से टच में नहीं है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है और मिडिल ईस्ट को समझने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। पिछले 25 सालों में 30 सालों में उन्होंने सिर्फ गलतियां ही गलतियां की हैं। और सऊदी अरब जैसे जो देश है जो पूरी तरह उनके ऊपर निर्भर थे, उनके साथ उनके संबंध ऐसे खराब हुए हैं कि जब भी मुसीबत पड़ी है सऊदी अरब को और गल्फ को, सबसे ज्यादा उनका डिपेंडेबल अलाई था, वो कभी साथ में नहीं आया। तो ऐसे में सऊदी अरब को ये बात समझ में आ गई कि जब एक मुसीबत में काम नहीं आने वाला साथी है तो फिर उससे अच्छा है कि हम दुश्मन से ही बातचीत करें। और खास तौर से चीन से उन्होंने इसलिए संबंध बनाए कि चीन एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है, उसके पास मिलिट्री पावर है और वो इच्छा शक्ति भी है, बहुत इच्छा शक्ति भी। वो चाहता भी चीन चाहता भी है कि पूरे क्षेत्र में, पूरी दुनिया में उसका एक दबदबा हो, उसकी लीडरशिप को माना जाए। तो सऊदी अरब ने उसको ये चांस दिया है कि अगर आप हमारे जो दुश्मन देश हैं, अगर आप उनके साथ हमारे समझौता करा सकते हैं, एक पीस एस्टेब्लिश करा सकते हैं, तो हम लोग मिलकर के साथ में काम कर सकते हैं। ये बात अमेरिका को मानना तो पड़ेगा इंटरनेशनली, क्योंकि वो इसको मना नहीं कर सकते, लेकिन ये अमेरिका की लीडरशिप का डिक्लाइन का एक और स्टेप है मिडिल ईस्ट में। यानी पहले हम लोग ये कहते थे कि अमेरिका अपने आप को रीजन से विड्रॉ कर रहा है, हटा रहा है, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि रीजन अमेरिका को रीजन से भगा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस डील की तारीफ की है। इस डील का एक स्टेक होल्डर इजराइल भी है, उसकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इसे इजराइल के लिए खतरनाक जरूर बताया है। इजराइल के लिए ये डील कितनी अहम है, वो इसे किस तरह देख रहा है। सऊदी अरब और बीच में रिश्तों को नॉर्मल करने का जो प्रोसीजर शुरू हुआ है, ये पिछले 40-50 सालों के अंदर एक बहुत ही बड़ी घटना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि ईरान एक ऐसा देश है जिसको सऊदी अरब ने अपना एक दुश्मन नंबर 1 जैसा हमेशा समझा है और इजराइल ने भी उसको अपना दुश्मन नंबर 1 समझा हुआ है। ईरान हमेशा से ये कहता था कि वो पूरे गल्फ में इस्लामिक रिवॉल्यूशन एक्सपोर्ट करेगा और सऊदी अरब और सारे जितने गल्फ के रिजीम हैं उनको चेंज करने की कोशिश करेगा। और इसराइल के सिलसिले में ईरान कहता था कि हम इसको पूरा दुनिया से वाइप आउट कर देंगे। अभी भी उसको मानता नहीं है और इसकी वजह से सऊदी अरब को अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी में ईरान को एज ए थ्रेट रख करके बनानी पड़ती थी। और यही चीज इजराइल के बारे में भी सही है कि इजराइल ईरान को एक सेंट्रल थ्रेट समझ करके अपनी पूरी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को वैसे ही डिजाइन करता है। कोई भी देश अगर वो ईरान से करीब जा रहा है तो वो इजराइल को नाराज करता है। आप देखेंगे कि सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी कैसे बदलती है इस मामले में। सऊदी अरब टर्की से बहुत दोस्ती रखना चाहता है क्योंकि उसको ईरान से डर है। सऊदी अरब पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि उसको ईरान से डर है कि कभी ईरान अगर हमला करेगा तो पीछे से पाकिस्तान एक ऐसा देश होगा जो सऊदी अरब का साथ देगा और ईरान को रोकेगा। तो वो सऊदी अरब हमेशा अपनी दोस्तियां ऐसे ही करता है। उन्होंने अमेरिका से अपने रिलेशंस, यूरोप से अपने रिलेशंस हमेशा इसलिए बहुत मजबूत रखे कि शायद कभी ईरान जब हमला करेगा तो उनको जरूरत पड़ेगी। अब जब से ये नए रूलर मोहम्मद बिन सलमान आए तो मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत रियलिस्ट माइंडसेट वो दिमाग में अपने रखते हैं और वो सऊदी अरब को एक इस्लामी कंट्री से ज्यादा एक नेशन स्टेट या एक नेशनलिस्ट कंट्री के तौर पर देखते हैं। एक नेशनलिस्ट फीलिंग वाला जो देश होता है वो अपने देश के बारे में पहले सोचता है, धर्म के बारे में बाद में सोचता है। तो उस बात को अगर हम सही माने तो सऊदी अरब ने इस वक्त अपने आप को एक अलग ढंग से देखना शुरू कर दिया और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान ही मसले की जड़ है तो क्यों ना सीधे ईरान से बात की जाए और ईरान से अपनी समस्याएं अगर हम हल कर लें तो हमें पाकिस्तान पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारे देशों पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं और साथ में हमें डिफेंस पर बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक और चीज है, इजराइल एक ऐसा देश है जो उस क्षेत्र में एक ऐसा देश है जिसने यूनाइटेड नेशंस की हर रेजोल्यूशन को, हर इंटरनेशनल कानून को आराम से वायलेट किया है, कभी किसी ने उसको पूछा नहीं। वो जब चाहे गजा पर हमला करे, जब चाहे किसी देश के ऊपर कुछ भी करे, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। अब सऊदी अरब जैसे मुल्क इसलिए वो डरे हुए थे कि चलो ईरान के खिलाफ तो कम से कम है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
इसकी वजह से वो इजराइल के ऊपर एक ठीक से प्रेशर भी नहीं डाल पा रहे थे। अब गजा में कुछ हो गया है, आने वाले सालों में, पहले के सालों में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन सऊदी अरब ने कभी इजराइल पर ठीक से प्रेशर नहीं डाला है। अगर वो इजराइल ईरान से अपने रिलेशंस अच्छे कर लें तो ये चीज भी उनके यहाँ खत्म हो जाएगी और वो इजराइल से बराबरी के दर्जे पर बातचीत कर सकें और इजराइल को बोल सकते हैं कि भाई देखिए, आपको इस इलाके में हमारे साथ मिलकर के रहना है तो आपको सब लोगों का ख्याल करना पड़ेगा। ये वो में आ सकते हैं। तो इस लिहाज से इजराइल के लिए ये जो नॉर्मल हुए रिलेशन, ये एक बड़ा सेटबैक है कि जो एक दुश्मन होता था अब वो दोस्त होने जा रहा है। तो अब दुश्मन का दोस्त उनके नजदीक, उनको लगेगा कि ये दुश्मन हो सकता है। तो सऊदी अरब ने ये दोस्ती करके, ईरान से दोस्ती करके एक मिडिल ईस्ट का जो सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर उसको हम लोग कहते हैं, जो सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर उसको बदलने वाला काम किया है। आने वाले महीनों में ये एक बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस होंगे। इसकी वजह से इजराइल को भी अपनी बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी और खासतौर से ऐसे समय में जबकि इजराइल खुद सऊदी अरब से, यूएई से और दूसरे देशों से अपनी दोस्तियां बना रहा था। अब ये जिन देशों से उन्होंने दोस्तियां की हैं वही देश जाकर के ईरान से दोस्ती कर ले रहे हैं। तो अब वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगा? तो ये मैं समझता हूं कि इजराइल के लिए ये एक बहुत ही एक मुश्किल समय आया है और इजराइल के ऊपर ये प्रेशर डालेगा कि वो भी अपने रिलेशन ईरान से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे और वो इलाके में सभी लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोच करके कोई फॉरेन पॉलिसी बनाए। तो इस लिहाज से ये इजराइल के लिए एक चैलेंजिंग दौर शुरू होने की तरफ एक लिया गया कदम है। आपने पूरी घटना सुनी, एक्सपर्ट की राय भी सुनी। आप पूरी घटना पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।